हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति के नाम से, उसके बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में हमें कक्षा 12वीं की ही किताब है राजनीति विज्ञान की। इसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग में सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासें हम ले चुके हैं। और जब हम लोग प्लेलिस्ट सूची में आप लोग जाओगे ना, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे कवर कर लीजिए आप लोग। इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग इन क्लासों को देख लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, तब भी आप लोग सब कुछ जानने लगेंगे। आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ दिया गया है। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ले चुका हूँ, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है इसमें आप लोगों को सभी क्लासें मिल जाएंगी। और एनसीईआरटी की बात करें अगर हम लोग, तो अभी तक आपने देखा है कि सामाजिक विज्ञान में चाहे आप देखिए इतिहास की हो, भूगोल की हो, या आप देखिए चाहे आपकी समाजशास्त्र हो, या आप देखिए राजनीति हो, ये सभी किताबें हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हमें दो सब्जेक्ट और देखना है। एक तो आपका इकोनॉमी है, दूसरा साइंस है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, तो सभी आपकी एनसीईआरटी किताबें कवर हो जाएगी इस तरह से। और देखिए एनसीईआरटी किताबें पढ़ते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब पहली बार आप लोग एनसीईआरटी की किताब या कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो उस समय आपको नोट्स बनाने का काम नहीं करना है। एक नॉर्मल तरीके से बड़े ध्यान से उस किताब को आप लोगों को पढ़ना है, उसके पेज को देखना है, उसकी एक एक लाइन के शब्द लिखे हुए हैं ना, उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है और पूरा एक ओवरव्यू आप लोग लेना है। जब दूसरी बार आप लोग पढ़ेंगे किताब तो आप लोगों को उसका समझ भी आ जाएगा उद्देश्य, और तीसरी बार में आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि 90 से 95% नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है। कहाँ करना है? दिमाग में ही करना है, क्योंकि दिमाग ही आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएगा। और 5% जो आप देखते हैं कि परीक्षा के टाइम, जब आपका परीक्षा नज़दीक है, उस टाइम रिवीजन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो नोट्स में आप लोग शामिल कर लीजिए, जो वो आप लोग भूल जाते हैं, जिसे आप लोगों को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए एनसीईआरटी पढ़ते समय एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें एक लय में खत्म कर दीजिए। ऐसा मत करिए कक्षा 6वीं की आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ ली, फिर 7वीं की पढ़ रहे हैं, फिर 8वीं की पढ़ रहे हैं। नहीं, एक सब्जेक्ट को पहले खत्म करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट आप लोग शुरू करिए। और अगर आप लोग खरीदने जाएंगे तो इस तरह का कवर पेज देखने को मिल जाएगा किताब का, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है। तो जहां भी जैसे भी आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगे, पीडीएफ के रूप में पढ़ना अच्छा लगे, तो सभी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और देखिए एनसीईआरटी किताबें बड़ी भरोसेदार किताबें होती हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती हैं और बड़ी रिसर्च करके लिखी जाती हैं, और इसीलिए विश्वसनीय माना जाता है इन किताबों को। 140 रुपये की आएगी किताब, बहुत मामूली रकम रखी जाती है कि आप सभी लोग आसानी से इसे खरीद सकें और पढ़ सकें। इसमें आप देखेंगे पाठकों के नाम एक पथ है, हिंदुस्तान की आज़ादी और लोकतांत्रिक राजनीति ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में यह उचित है कि हमें पीछे मुड़कर देखें और इस अवधि पर सोच विचार करें। ये आप देखते हैं कि उस समय जिस समय ये किताब लिखी जा रही थी उस समय ये 60 साल पूरे हो चुके थे। चलिए, तो ये प्रस्तावना के रूप में आप लोग पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा कि इसमें आखिर आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ेंगे आप लोग। और एक बात और आपको बता दूं कि इन किताबों को अगर आप लोग कक्षा 6वीं से फॉलो कर रहे हैं ना, सभी किताबें राजनीति विज्ञान की, तो कहीं कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। छोड़ छोड़ के मत पढ़िए कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं 10 तक की आप लोगों ने छोड़ दी, डायरेक्ट 11 और 12वीं में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। और देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा है, जिस कमेटियों का, समितियों का योगदान रहा है, उनके नाम आप लोग देखेंगे। कहीं कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है,
और देखिए अध्याय 1 में आप लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो थी उनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में एक दल के प्रभुत्व का दौर देखेंगे आप लोग, क्योंकि शुरुआत में आप देखते हैं कांग्रेस का ही एक छत्र राज्य था। अध्याय 3 में नियोजित विकास की राजनीति देखेंगे। अध्याय 4 में भारत के विदेश संबंध देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना देखेंगे। अध्याय 6 में आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ेंगे आप लोग। अध्याय 7 में जन आंदोलनों का जो उदय हुआ है के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में आप लोग भारतीय राजनीति नए बदलाव देखेंगे आप लोग। और ये देखिए एनसीईआरटी किताबें आपको समझाती हैं, बताती हैं एक तरह से, एक एक शब्द को आप लोगों को उसका क्या अर्थ है, कैसे आप लोग उसे समझेंगे। एक काम आप लोगों को पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि एक आपका बेस मजबूत हो, और फिर आप लोग जब स्पेशल किताब कोई उठा के पढ़ रहे हैं ना तो बेहतर आप लोग समझ पाएँ। और देखिए एनसीईआरटी किताब प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को फायदा देते हैं। और इसके बाद आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे स्पेशल किताब, तो आप देखेंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका ये पहला चैप्टर है, इसे देख लेते हैं नॉर्मल तरीके से, पढ़ना आपको ही है और आप लोग यही पढ़िए। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए और शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए इंडिया का है, पाकिस्तान का है। 1947 में जब भारत अलग होता है तो आप देखते हैं कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से लोग यहाँ जाते हैं, और आप देखते हैं दंगे होते हैं। और आप देखिए बहुत बड़ी त्रासदी थी उस समय जो उन लोगों ने झेली, तो उसे भुलाया कभी नहीं जा सकता है। नए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आप देखते हैं कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। और आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस राज्य संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया उन्होंने, और उनका यह प्रसिद्ध भाषण भागवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। चलिए तो ये आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा आप लोग। ये 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राची से भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री साहब, क्या प्रधानमंत्री साहब भाषण दे रहे हैं, देख लीजिए। और ये आप देखिए एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल्स 1947 में खत्म हो जाता है। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का दिन होगा। ये 14 अगस्त को कहा था हमारे महात्मा गांधी साहब ने। और आप देखिए मुख्य तौर पर सामने 3 चुनौतियां थी। पहली तो और तत्कालिक चुनौती एकता के सूंद में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। आप देखिए कि बहुत सारी रियासतें थी हमारे देश में, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो आप देखते हैं कि उनको एक करके कोई रखे हुए हैं। तो आप देखते हैं वो संविधान है। सरकारों पर भरोसा हो या ना हो, नेताओं पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप देखिए हमारे देश के सभी लोगों को संविधान पर भरोसा रहता है। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की थी हमारे देश में, ठीक है। और तीसरी चुनौती ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। चलिए तो ये आप लोग पढ़िए, पढ़ते रहिए, आप लोग सब कुछ समझ में आता रहेगा आपको। फैज अहमद फैज, ये आप देखें सियालकोट में जन्मे, विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव रहा। लंबा समय कारावास में गुजारा। नक्शे फरियादी, दस्ते सभा और जिंदा नामा उनकी प्रमुख कविताएं थी। ये आप देख हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में यह तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी समुदाय में हैं। और पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कोई लेना देना नहीं है। ये आप देखिए 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कहा था। लेकिन आप देखिए धर्म के नाम पर बना हुआ देश था पाकिस्तान, ये आप सभी जानते हैं। चलिए अमृता प्रीतम,
पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री और कथाकार, साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास और जीवन के अंतिम समय तक पंजाब की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन इन्होंने किया। ये जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, देखिए 15 अक्टूबर 1947 का। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तब भी यहां से कहीं और नहीं जा सकते हैं। यह एक बुनियादी तथ्य है कि और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती है। पाकिस्तान चाहे जितना उकसा दे या वहां के गैर मुस्लिमों को अम्मान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यक के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन नागरिक के आधार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हमें ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाता जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर देगा। और आप देखिए कि धर्म के नाम पर जो भी देशों का गठन हुआ है उनकी कोई खास स्थिति अच्छी नहीं है। नेपाल को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, या फिर आप देखिए श्रीलंका में देख लीजिए। एक धर्म ज्यादा दिखेगा आप लोगों को, लेकिन कहाँ क्या मिल रहा है, गरीबी में जी रहे हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास, ये आप सभी जानते हैं कि जब आप देखिए वहां से लोग यहाँ आएंगे तो बड़ा उन्हें बसाने की भी तो समस्या होगी, कहाँ बसाएंगे, ये बड़ी समस्या थी। चलिए पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लाखों लोग आप देखिए कि इसमें त्रासदी के मुंह में जा गए और आप देखिए करोड़ों लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। तेईस जनवरी और 1948 को महात्मा गांधी साहब की डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। और आप सोचिए कि संविधान पूरी तरह से जब तक लागू हो रहा था ना, अगर आप सोचिए बनने में के समय भी अगर गांधी जी रहते ना तो बहुत कुछ इस आज जो संविधान आप लोग देख रहे हैं वो वैसा ना होता। और खासकर आप देखिए पंचायतों को तो उस समय ही आप देखते हैं संविधान में जगह मिल जाता जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला। भारत विभाजन के पहले और बाद में आप देख लीजिए रामपुर रियासतें, पंजाब की रियासतें, ये सब आप देखते रहिए, ब्रिटिश भारत रियासतें, रजवाड़े। रियासतों के शासकों को एक पत्र में आप देखिए 1900 से सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले रक्षा कौन, हमारे गृह मंत्री, माफ करिए गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और पहले उप प्रधानमंत्री। उन्हें आप देखिए कि क्या भारत को एक करने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है देसी रियासतों को। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी और स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां के सदस्य भी रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आजकल क्योंकि नेताओं की दबदबे की बात होने लगी, क्या ये हमारा नेता, ये हमारा नेता। यह कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहां के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखी गई है। आप देखिए पटेल साहब ने आप देखिए बड़े प्यार से समझाया, आप पहले दे दीजिए दे दीजिए, और जो नहीं मान रहे थे फिर उन्हें उस हिसाब से कहते हैं। एक वो कहावत आपने सुनी होगी, गन्ना ले जाते थे, कहने के लिए कहावत है, गन्ना ले जाते थे और कहते थे इसे मीठे के तौर पर आप खा सकते हैं और नहीं तो वैसे भी खा सकते हैं आप पिटाई के लिए, समझ रहे हैं। राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है, फिर आप देखते हैं ये आप देखिए राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। 40 श्री रामुलु एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएं। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसीलिए आप देखते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका कौन, आंध्र प्रदेश। और देखिए जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था ना, पास हुआ था ना, इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये भी समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए
कॉक्सिंग संग द जेनी, ये शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए आप देखिए। और नए राष्ट्रों को आगे चलते कर आप देखते हैं कि निर्माण होता है। आप देखते हैं कि 1960 में महाराष्ट्र गुजरात राज्य बन जाते हैं। चलिए आप देखेंगे, सब पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब आपका चैप्टर कवर हो जाता है ना तो नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस किया करिएगा। और एक काम आप लोगों को और करना है कि पहले जब आप लोग चैप्टर पढ़ने से पहले भी इन क्वेश्चंस को देख लिया करिएगा। फिर आप लोग जब पेपर दे मतलब आप देखिए एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग सभी चैप्टर आपके पढ़ लीजिएगा। अब अगली क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें जो विज्ञान की आपको पढ़ना है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दे देंगे। और सबकी PDF आपको टेलीग्राम पर एक एक करके डाल देंगे, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।